स्वागत है आपका आज की कहानी में। शहर की रफ्तार थम चुकी थी, लेकिन राघव के दिल की धड़कनें किसी बेकाबू ट्रेन की तरह दौड़ रही थीं। राघव जो आज अपनी परफेक्ट लाइफ के बीच अस्पताल के गलियारे में खड़ा है। ये कहानी है एक बाप और उसकी बेटी की। आखिर क्या राघव की दम तोड़ती बेटी बच पाएगी? तो शुरू करते हैं कहानी। शहर की सबसे ऊंची और आलीशान बिल्डिंग के 24वें माले पर राघव अपने कैबिन में बैठा था। सामने कांच की दीवार से पूरा शहर किसी खिलौने जैसा लग रहा था। राघव की गिनती आज शहर के सबसे कामयाब और रईस लोगों में होती थी। उसकी परफेक्ट लाइफ को देखकर कोई भी कह देता कि ऊपर वाले ने उस पर छप्पर फाड़कर मेहरबानी की है। महंगा सूट, हाथ में लाखों की घड़ी और बाहर खड़ी लंबी कार, यही राघव की पहचान थी। लेकिन उस दिन ऑफिस की फाइलों और लैपटॉप की स्क्रीन के पीछे राघव का मन कहीं और ही भटक रहा था। वो काम में उलझा तो था, पर उसका दिल रह रहकर एक अजीब सी घबराहट से भर रहा था। उसे अपनी 8 साल की बेटी अनाया की याद आ रही थी, जो पिछले 2 दिनों से हल्के बुखार में थी। राघव के लिए अनाया सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो उसका पूरा ब्रह्मांड थी। राघव ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो अनाया को वो हर खुशी दे सके जो उसे खुद कभी नसीब नहीं हुई। राघव जब छोटा था तब उसकी दुनिया इतनी सुनहरी नहीं थी। राघव तब सिर्फ 10 साल का था। घर में खुशियां ऐसे महकती थीं जैसे ताजा खिले मोगरे के फूल। राघव के पिता जो एक सरकारी स्कूल में मास्टर थे, हर इतवार को उसे शहर के पुराने पार्क में ले जाया करते थे। पापा, देखो मेरा पतंग सबसे ऊपर है। राघव चिल्लाया। उसकी आंखों में वो चमक थी जो आज की करोड़ों की डील में भी नहीं मिलती। उसके पिता ने हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, धागा ढीला मत छोड़ना, जब हवा तेज हो तो पकड़ मजबूत रखना। वो शायद सिर्फ पतंग की बात नहीं कर रहे थे, वो जिंदगी का सबक दे रहे थे। पास ही घास पर बैठी राघव की मां ने स्टील के टिफिन से गरम गरम आलू की पूरियां निकाली थीं। बस करो तुम दोनों, अब खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। मां की वो आवाज आज भी राघव के कानों में शहद की तरह घुलती है। उस शाम घर लौटते वक्त राघव ने जिद की थी कि उसे आइसक्रीम खानी है। पिता ने उसे गोद में उठा लिया और उसकी नाक खींचते हुए कहा, आज जो मांगना है मांग ले राघव, तू मेरा इकलौता राजकुमार है। उस रात सोते समय मां ने राघव के बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे एक कहानी सुनाई थी, एक ऐसे राजा की जो कभी हार नहीं मानता। राघव को क्या पता था कि अगली सुबह उसका अपना राजा और उसकी रानी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। अगले दिन सुबह वे तीनों अपनी पुरानी नीली कार से बुआ के घर जा रहे थे। रास्ते में एक मोड़ पर सामने से आते तेज रफ्तार ट्रक ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। चीखें, कांच के टूटने की आवाज और फिर गहरा सन्नाटा। राघव को जब होश आया, वह अस्पताल के एक सफेद बिस्तर पर था। उसके सिर पर पट्टी थी। उसने देखा कि उसके चाचा और चाची कोने में खड़े फुसफुसा रहे थे। राघव को लगा वो उसके माता-पिता की बात कर रहे हैं। चाचा जी, मम्मी पापा कहाँ हैं? राघव ने कांपती आवाज ने पूछा। चाचा ने उसकी ओर देखा, पर उनकी आंखों में वो नमी नहीं थी जो एक 10 साल के बच्चे के लिए होनी चाहिए थी। उन्होंने रूखे स्वर में कहा, वो अब नहीं आएंगे राघव। अब तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। राघव को लगा शायद वो कहीं बाहर गए हैं, पर असली सदमा तब लगा जब उसने अपने ही घर में अपने पिता की अलमारी और तिजोरी की चाबियों के लिए रिश्तेदारों को लड़ते देखा। चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उन लोगों ने घर के कागजात ढूंढना शुरू कर दिया था। चाची, जो कभी राघव को बेटा बेटा कहती नहीं थकती थीं, अब उसे किचन के कोने में बासी रोटी पकड़ा देती थीं। ज्यादा नखरे मत कर, अब तू यहाँ मेहमान नहीं है, हम पर बोझ है। उनके ये शब्द राघव के कलेजे में सुई की तरह चुभते थे। रिश्तेदारों ने मिलकर राघव के पिता की बरसों की कमाई, उनका घर और वो पुश्तैनी जमीन अपने नाम करवा ली। और फिर एक रात, बिना किसी को बताए,
उसे शहर के सबसे पुराने और खस्ताहाल अनाथालय के सामने खड़ा कर दिया। राघव चिल्लाता रहा, चाचा ने उसका हाथ झटक दिया और गेट के अंदर धकेल दिया। वो भारी लोहे का गेट जब बंद हुआ तो राघव की दुनिया का आखिरी उजाला भी बुझ गया। उसे लगा था कि उसके चाचा चाची और बाकी रिश्तेदार उसे सहारा देंगे, लेकिन लालच ने खून के रिश्तों को पानी बना दिया था। अनाथालय की उन पथरीली दीवारों के बीच राघव ने एक बात गांठ बांध ली थी कि दुनिया में आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता, हाथ खुद ही बढ़ाने पड़ते हैं। जब वो 18 साल का हुआ तो उसे अनाथालय छोड़ना पड़ा। जेब में सिर्फ 500 रुपए थे और आंखों में वो अपमान की आग जो उसके रिश्तेदारों ने दी थी। संघर्ष के वो दिन राघव ने शहर के एक छोटे से गैराज में काम करना शुरू किया। दिन भर गाड़ियों का ग्रीस और तेल उसके हाथों में लगा रहता और रात को वो म्यूनिसिपल लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठकर फटी हुई किताबों से कोडिंग सीखता था। कई रातें ऐसी थीं जब उसने सिर्फ पानी पीकर पेट भरा। उसे याद है जब सर्दी की रातों में उसके पास ओढ़ने को कंबल नहीं था तो उसने पुराने अखबार बिछाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश की थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में उसे जूनियर डेवलपर की नौकरी मिली। वहीं उसकी मुलाकात सुप्रिया से हुई। सुप्रिया उस ऑफिस की सबसे चंचल लड़की थी। राघव की खामोशी और उसकी मेहनत उसे भा गई। राघव ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई, अनाथालय, धोखा और वो अकेलापन। सुप्रिया ने उसका हाथ थामकर कहा था, राघव, जो बीत गया वो तुम्हारा कल था। मैं तुम्हारा आज और आने वाला कल बनूंगी। वो दिन राघव की जिंदगी के सबसे सुनहरे दिन थे। ऑफिस के बाद छोटी सी टपरी पर चाय पीना, बारिश में एक ही छाते के नीचे चलना और आने वाले घर के सपने देखना। राघव को लगा कि शायद भगवान ने उसके बचपन के सारे दुख इस प्यार से धो दिए हैं। दोनों ने शादी कर ली। एक छोटा सा फ्लैट लिया जिसे सुप्रिया ने अपनी पसंद के पर्दों और फूलों से सजाया। राघव पहली बार घर लौटते वक्त मुस्कुराता था क्योंकि दरवाजे पर कोई उसका इंतजार कर रहा था। शादी के 2 साल बाद अनाया का जन्म हुआ। राघव की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अस्पताल के पूरे स्टाफ को मिठाई बांटी, लेकिन ये खुशी चंद घंटों की ही थी। डॉक्टरों ने बताया कि अनाया के दिल में छेद है और उसके फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं। उसे क्रिटिकल केयर की जरूरत थी। सुप्रिया ने साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे अस्पताल के चक्कर, भारी भरकम बिल और बच्ची का हर वक्त रोना उसे चिड़चिड़ा बनाने लगा। अनाया को रात रात भर गोद में लेकर टहलना पड़ता था। राघव थका हारा ऑफिस से आता और रात भर बच्ची को संभालता। सुप्रिया अक्सर चिल्लाती, राघव, ये कैसी जिंदगी है? ना हम कहीं बाहर जा सकते हैं, ना सो सकते हैं। ये बच्ची कभी ठीक नहीं होगी। राघव उसे समझाता, सुप्रिया, ये हमारी बेटी है, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। अनाया जब 6 महीने की थी उसे तेज निमोनिया हुआ। राघव उसे अस्पताल में भर्ती करवाकर घर पैसे लेने आया। उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला था। बेडरूम का सारा सामान बिखरा हुआ था। सुप्रिया की अलमारी खाली थी। मेज पर एक छोटा सा नोट रखा था, राघव, मैं इतनी मजबूत नहीं हूं जितनी तुम हो। मैं अपनी पूरी जवानी एक बीमार बच्ची और अस्पताल के चक्करों में बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे अपनी आजादी चाहिए। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। राघव उस खाली घर के बीच फर्श पर बैठ गया। उसे वही बचपन वाला सन्नाटा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उसके माता पिता ने उसे एक्सीडेंट में छोड़ा, रिश्तेदारों ने अनाथालय में छोड़ा और आज उसकी पत्नी ने उसे एक मरती हुई बच्ची के साथ छोड़ दिया। उसमें रोना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। उसने अलमारी से अपनी मां की एक पुरानी फोटो निकाली और उसे चूम कर खुद से कहा, मैं नहीं भागूंगा। मैं अनाथ था, पर मेरी बेटी अनाथ नहीं कहलाएगी। उस दिन के बाद से राघव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अनाया के इलाज के लिए पागलों की तरह काम किया, एक बड़ी कंपनी खड़ी की, वो शहर का सबसे रईस आदमी बना।
अनाया के जन्म और सुप्रिया के छोड़ जाने के बाद राघव की जिंदगी एक मशीन की तरह हो गई थी। वो दिन भर ऑफिस में पागलों की तरह काम करता ताकि अनाया के इलाज के मोटे बिल भर सके, और रात भर जागकर अपनी नन्ही जान की घरघराहट सुनता। रातों की नींद उड़ चुकी थी और चेहरे की मुस्कान गायब थी। उसके लिए प्यार शब्द एक करवा मजाक बन चुका था। तभी उसकी कंपनी में एक नई इन्वेस्टर की एंट्री हुई, मीरा। मीरा एक शांत लेकिन आंखों में गहरा दर्द समेटे हुए औरत थी। वो एक कामयाब बिजनेस वूमन थी, पर उसकी निजी जिंदगी का सच बहुत खौफनाक था। उसका पिछला पति उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करता था। एक रात जब उसने मीरा पर हाथ उठाया, तो मीरा ने फैसला किया कि वो अपने 5 साल के बेटे रोहित को ऐसे माहौल में नहीं पालेगी। उसने तलाक लिया और अपनी पहचान खुद बनाई। एक बोर्ड मीटिंग के बाद राघव अपने कैबिन में बैठा अनाया की मेडिकल रिपोर्ट देख रहा था। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। मीरा फाइल साइन करने अंदर आई और उसने देखा कि राघव की मेज पर एक छोटी बच्ची की तस्वीर है, जिसके साथ कई दवाइयों के पर्चे रखे हैं। मीरा ने धीमे से कहा, यह आपकी बेटी है, बहुत प्यारी है। राघव ने बिना देखे जवाब दिया, हाँ, पर बहुत बीमार है। शायद इसीलिए इसकी मां को यह बोझ लगी और वो हमें छोड़ गई। मीरा रुकी नहीं। उसने अपनी कलाई पर पड़े एक पुराने निशान को छुआ और कहा, कभी कभी छोड़ जाना उन लोगों के लिए बेहतर होता है जो पीछे रह जाते हैं। बोझ वो नहीं होते जो साथ हैं, बोझ वो यादें होती हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। राघव ने पहली बार सिर उठाकर मीरा की आंखों में देखा। उसे वहां सहानुभूति नहीं बल्कि एक साझा दर्द नजर आया। मीरा अक्सर ऑफिस के बाद राघव के घर आने लगी, कभी प्रोजेक्ट के बहाने तो कभी अनाया का हाल जानने। वो अपने बेटे रोहित को भी साथ लाती। रोहित एक समझदार बच्चा था। जब उसने पहली बार अनाया को व्हीलचेयर पर देखा, तो उसने अपना पसंदीदा खिलौना उसे दे दिया। अनाया, ये मैजिक कार है, तुम इसे चलाओगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी, रोहित ने मासूमियत से कहा। अनाया, जो अक्सर उदास रहती थी, रोहित के साथ खिलखिलाने लगी। राघव ने खिड़की से यह मंजर देखा तो उसकी आंखों में बरसों बाद पानी आ गया। उसने देखा कि मीरा रसोई में अनाया के लिए दलिया बना रही थी। उस घर में, जहां सिर्फ दवाइयों की गंध आती थी, आज फिर से खाने की खुशबू और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। एक शाम जब अनाया और रोहित सो गए थे, राघव और मीरा बालकनी में खड़े थे। राघव ने कहा, मीरा, मुझे लगा था मैं अकेले ही अपनी जिंदगी की जंग लड़ लूंगा, पर जब तुम आती हो तो ये घर घर जैसा लगने लगता है। मीरा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। राघव, हम दोनों ने अपनों से धोखा खाया है। शायद इसीलिए हम एक दूसरे की खामोशी समझते हैं। अनाया को एक माँ की जरूरत है, और रोहित को एक ऐसे पिता की जो उसे सिखा सके कि असली मर्द हाथ नहीं उठाते, हाथ थामते हैं। ये दो थक चुके मुसाफिरों का एक दूसरे के कंधे पर सिर रखना था। शहर की रफ्तार थम चुकी थी, लेकिन राघव के दिल की धड़कनें किसी बेकाबू ट्रेन की तरह दौड़ रही थीं। सिटी लाइफ हॉस्पिटल के सफेद गलियारे उसकी घबराहट को और बढ़ा रहे थे। आईसीयू के बाहर वाली वो नीली प्लास्टिक की कुर्सी, जिस पर वो पिछले 72 घंटों से बैठा था, अब उसे काट खाने को दौड़ रही थी। राघव एक साधारण आदमी था, लेकिन उसकी कहानी असाधारण थी। आईसीयू के शीशे के उस पार उसकी 8 साल की दुनिया अनाया लेटी हुई थी। उसके नन्हे शरीर से अनगिनत पाइप्स और तार जुड़े हुए थे। मशीनों की बीप बीप की आवाज राघव के कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। डॉक्टर खन्ना ने साफ कह दिया था, राघव जी, इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैला है। अब बस कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। अकेलेपन में इंसान को पुरानी यादें बहुत सताती हैं। राघव को याद आया वो दिन जब अनाया का जन्म हुआ था। खुशियों की जगह मातम ने दस्तक दी थी। अनाया का जन्म समय से पहले हुआ था। वो बहुत कमजोर थी और उसे सांस लेने में तकलीफ थी।
राघव की पत्नी सुप्रिया एक ऐसी औरत थी जिसे जिंदगी में सिर्फ आराम और खुशियां चाहिए थी। जब उसे पता चला कि अनाया को उम्र भर खास देखभाल की जरूरत पड़ सकती है, तो उसका सब्र जवाब दे गया। उसकी पत्नी मीरा पहले ही सदमे में बेहोश होकर दूसरे वार्ड में भर्ती थी। वो अपनी 8 साल की नन्ही अनाया को खोने की सोच भी नहीं सकता था। वही अनाया जो हर शाम उसके दफ्तर से आने पर पापा। चिल्लाते हुए उसके पैरों से लिपट जाती थी। रात के 2 बज रहे थे। अस्पताल का स्टाफ भी कम हो चुका था। राघव लड़खड़ाते कदमों से अस्पताल के पिछले हिस्से में बने एक छोटे से मंदिर की ओर बढ़ा। वहां कोई भीड़ नहीं थी, बस एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी लौ हवा के झोंकों से बुझने की कगार पर थी। राघव घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आज तक कभी गिड़गिड़ाकर कुछ नहीं मांगा था, पर आज उसका सारा हौसला जवाब दे चुका था। उसने उस दिए को बुझने से बचाने के लिए अपने दोनों हाथों की ओट बनाई। सुना है तू पत्थर में भी जान फूंक देता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने 8 साल अपनी जवानी, अपनी खुशियां, अपना सब कुछ इस बच्ची के नाम कर दिया। मैंने कभी शिकायत नहीं की कि सुप्रिया मुझे छोड़ गई, पर आज अगर तूने इसे मुझसे छीन लिया तो मैं हार जाऊंगा। मेरी उम्र ले ले, मेरी सांसें ले ले, पर मेरी अनाया को वापस दे दे। बस एक बार, बस एक बार उसे पापा कहने दे। राघव की आंखों से निकले आंसू उस ठंडी जमीन को भिगो रहे थे। तभी एक अजीब सी घटना हुई। बाहर तेज हवा चल रही थी, पर मंदिर के अंदर का वो दिया अचानक स्थिर हो गया। राघव को लगा जैसे किसी ने उसके ठंडे पड़ते कंधों पर एक गर्म हाथ रखा हो। ठीक उसी पल आईसीयू के भीतर सन्नाटे को चीरते हुए मशीनों ने शोर मचाना शुरू किया। अनाया जो 3 दिनों से बेजान पड़ी थी, उसकी उंगलियों में हरकत हुई। ऑक्सीजन लेवल जो गिर रहा था वो अचानक बढ़ने लगा। सिस्टर मैरी चिल्लाई, डॉक्टर, बेड नंबर 12 रिस्पॉन्ड कर रही है। डॉक्टर दौड़े आए। जांच हुई और 10 मिनट बाद डॉक्टर खन्ना बाहर आए। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो राघव ने पहले कभी नहीं देखी थी। राघव जी, ये मुमकिन नहीं था, पर पता नहीं कैसे अनाया वापस आ गई है। वो चो में है। राघव पागलों की तरह अंदर भागा। अनाया की आंखें आधी खुली थीं। जैसे ही राघव उसके करीब पहुंचा, उसने अनाया का छोटा सा हाथ अपने हाथ में लिया। अनाया ने बहुत ही धीमे से कहा, पापा, घर चलें? राघव की हिचकियां बंद गईं। उसने उसे चूमा और कहा, हाँ बेटा, बहुत जल्द। अपने बड़े से बंगले के हरे भरे लॉन में राघव आज एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा था। ढलते सूरज की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन आज उन किरणों में तपिश नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। राघव के हाथ में कोई फाइल नहीं थी, ना ही कान पर फोन लगा था। वो बस सामने देख रहा था, जहां उसकी पूरी दुनिया खेल रही थी। सामने घास पर 3 बच्चे दौड़ रहे थे। अनाया, जो अब 12 साल की हो चुकी थी, अपनी फ्रॉक संभाले रोहित के पीछे भाग रही थी। रोहित अब एक समझदार लड़का बन चुका था, जो जानबूझकर धीरे दौड़ रहा था ताकि अनाया उसे पकड़ सके। और उनके पीछे पीछे नन्हा अयान, राघव और मीरा का 4 साल का बेटा, अपनी नन्ही टांगों से लड़खड़ाते हुए दीदी, भैया चिल्ला रहा था। पिछले 4 साल राघव की जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल रहे थे। अनाया पूरी तरह ठीक तो नहीं थी, पर वो मुस्कुरा रही थी, स्कूल जा रही थी और सबसे जरूरी बात, वो जी रही थी। तभी पीछे से पायल की छन छन सुनाई दी। मीरा हाथ में चाय की ट्रे लिए बाहर आई। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पर वो संतोष था जो सिर्फ एक मजबूत औरत के पास होता है। उसने चाय की प्याली मेज पर रखी और राघव के ठीक पीछे जाकर खड़ी हो गई। मीरा ने धीरे से अपने दोनों हाथ राघव के कंधों पर रखे और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। राघव ने अपना हाथ ऊपर ले जाकर मीरा के हाथ को मजबूती से थाम लिया। चाय ठंडी हो जाएगी राघव, मीरा ने मखमली आवाज में कहा। राघव ने गहरी सांस ली।
जैसे वो इस पल की ताज़ा हवा को अपने अंदर कैद कर लेना चाहता हो। उसने पीछे मुड़कर मीरा का माथा चूमा और बहुत ही धीमे से, जैसे कोई इबादत कर रहा हो, कहा, थैंक यू मीरा। मीरा मुस्कुराई। किस लिए? सब कुछ के लिए। उस अंधेरे अनाथालय से यहां तक के सफर में सुप्रिया के धोखे के बाद मुझे लगा था मैं पत्थर बन गया हूं, पर तुमने और इन बच्चों ने मुझे फिर से इंसान बना दिया। माहौल थोड़ा भावुक हुआ तो राघव की नजरें फिर से अनाया पर टिक गईं। कल का दिन बहुत बड़ा था। अनाया के दिल का आखिरी और सबसे बड़ा ऑपरेशन था। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर यह सफल रहा तो अनाया को फिर कभी किसी मशीन या भारी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक सामान्य लड़की की तरह दौड़ पाएगी। राघव के मन के एक कोने में हल्का सा डर अब भी था, पर इस बार वो अकेला नहीं था। सब ठीक होगा ना मीरा? राघव ने पूछा। उसकी आवाज में एक पिता की फिक्र थी। मीरा ने उसके कंधे को हौसले से दबाया और सामने खेलते बच्चों को देखते हुए कहा, बिल्कुल ठीक होगा। जिसने उसे तब वापस भेजा जब सब हार मान चुके थे, वो अब उसे कुछ नहीं होने देगा। और उसके साथ हम सबका प्यार है। राघव ने देखा दूर अनाया ने रोहित को पकड़ लिया था और दोनों जमीन पर गिरकर जोर जोर से हंस रहे थे। सूरज पूरी तरह ढल चुका था, पर राघव के घर में आज रोशनी पहले से कहीं ज्यादा थी। उसने चाय का घूंट भरा और मन ही मन उस ऊपर वाले को याद किया जिससे उसने उस रात अस्पताल के छोटे से मंदिर में भीख मांगी थी। कल की सुबह एक नई जिंदगी लाने वाली थी। ये कहानी थी उस संघर्ष की जिसे एक बाप ने अपनी बेटी के लिए लड़ा। उम्मीद है आपको राघव और अनाया की यह दास्तां पसंद आई होगी। जहां इंसान की हिम्मत खत्म होती है, वहीं से कुदरत का करिश्मा शुरू होता है। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देती है। शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी में।